हेलो गाइज, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ मेरे दोस्तों, समास पढ़ेंगे। और बिल्कुल एकदम डिटेल में, जी हाँ मेरे दोस्तों, एकदम बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और एक एक समास को लेकर मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आ जाता है कि ये समास हम पढ़े क्यों, ठीक है, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो इसके कारण मैं आपको बता दूं। देखो, समास कहाँ कहाँ आता है, इसको सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, आप लोग, मैं जानता हूं कि आप मतलब मेरे बच्चे मतलब जो हैं चैनल के, वो क्लास 10th और 12th के हैं, ठीक है। तो आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, या फिर 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये आपके एग्जाम में निश्चित है आता ही आता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम वालों के लिए तो ये पढ़ना नेसेसरी है। और उसके अलावा देखो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, शायद आप भी यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आपकी जो स्टेट पुलिस का एग्जाम होता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, जो स्टेट पुलिस का एग्जाम, पुलिस विभाग में जितने मतलब जैसे एसआई काफ़ी एग्जाम होता है, ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा का, उसके अलावा लेखपाल का एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं यूपी में बात करूँ तो यूपी टेट और सुपर टेट, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी ये मतलब ये टेट और सुपर टेट का एग्जाम मतलब ये टीचिंग के लिए होता है, तो अलग अलग राज्यों में भी होता है। तो किसी भी राज्य में यार ये मतलब समझिए कि हर जगह समास पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप केवल इसको बोर्ड की दृष्टि से मत पढ़ो, अगर आप क्लास 10 12th या 9th 11th के स्टूडेंट हो, क्योंकि आगे चलकर भी ये आपको काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको चलो हम लोग एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी देखो, समास के ना 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से आप केवल ये द्विगु और द्वंद्व, ठीक है, ये 2 समास पढ़ लेते हो तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम मतलब इसी में से फंस जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप ये सारा का सारा पढ़ना, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपके काफ़ी फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये समास जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखो, समास का ऑफिशियली ये मतलब परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे पीताम्बर हो गया, पीताम्बर का आप समास विग्रह करेंगे, ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा पीला वस्त्र, ठीक है। माता पिता का आप करोगे तो माता और पिता, नीलकमल यानी नीला कमल। तो आप देख रहे हो, पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र, इसमें 2 शब्द थे लेकिन मिलकर केवल ये एक हो गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मतलब इसके डिफिनीशन में बोला जा रहा है कि परस्पर संबंध रखने वाले। और देखिए, पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र, देखिए, और ये पीला वस्त्र दोनों एक दूसरे के बीच परस्पर संबंधित हैं, ठीक है, क्योंकि वस्त्र है तो कैसा है, पीला है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला एक स्वतंत्र शब्द समास कहलाता है, या उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, पीला वस्त्र, इन दोनों से मिलकर एक शब्द बन गया है पीताम्बर, तो पीताम्बर में क्या है, एक समास है, ठीक है। अब इसी प्रकार के आपके सारे के सारे शब्द मिलते हैं समास में। तो चलिए अब यहाँ से आता है कि समास के भाई कितने प्रकार होते हैं, ये हमें अब बता दो। तो देखो, समास के निम्न 6 प्रकार होते हैं, मतलब मुख्य रूप से यही होते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। और देखो, जो तत्पुरुष समास होता है ना, फिर इसके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मतलब इन 6 में से सबसे पहला जो मैं लेता हूं वो हम लोग लेते हैं द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास को समझते हैं कि ये द्वंद्व समास होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर आप मतलब बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, मतलब 10th के या 12th के, और ज़्यादा आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो केवल ये द्वंद्व समास और द्विगु समास ये दोनों आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप पूरा पढ़ना, क्योंकि हो सकता है यार आपको भी कहीं मतलब कभी पढ़ाने को मौका मिले, तो फिर अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो फिर शायद वहाँ आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग द्वंद्व समास समझ लेते हैं कि ये द्वंद्व समास होता है क्या। सबसे पहले तो अगर आपको नाम इनका याद नहीं है ना, तो अच्छे से इनका नाम याद कर लीजिएगा। इनके 6 प्रकार होते हैं, जिसमें कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। ये 6 आप समास के प्रकारों का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हम द्वंद्व समास पढ़ लेते हैं। देखिए, ये
मतलब इनकी ये परिभाषा नहीं है जो इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये ऐसे ही इनको मतलब देखिए समास में कहीं भी आप देखोगे परिभाषा की कोई मतलब मायने नहीं है। इसको मेन इसका मतलब इसको पहचानने से मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए जिस समास में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए एक शब्द है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माता पिता। अब देखिए ये दोनों शब्द क्या है, समान है। अब यहाँ आपको मतलब उतना मालूम नहीं चलेगा कि ये समान क्यों है। अभी जब हम दूसरा समास पढ़ेंगे ना, मतलब द्वंद्व समास के अलावा और कोई समास, तो उसमें आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माता और पिता देखिए ये दोनों शब्द समान है, राम लक्ष्मण, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, समास विग्रह करने पर इनके बीच और अथवा या शब्द का लोप होता है। ओके, देखिए जब माता पिता ये तो एक समासिक पद है, ठीक है। जब इसका आप समास विग्रह करोगे तो माता पिता, तो इसका आप समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। देखिए मैंने शुरू में यहाँ डिफिनीशन में पढ़ा था, ठीक है, कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ दो शब्द से मिलकर एक स्वतंत्र शब्द पीताम्बर बना है, यहाँ दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर एक स्वतंत्र शब्द माता पिता बना है, ठीक है। तो वही समास मतलब जो हमने डिफिनीशन बताया उसका मतलब आप लोग यहाँ समझ गए अच्छे से। तो देखो यहाँ मतलब द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस शब्द का हम समास विग्रह करते हैं उसके मतलब बीच में और या फिर अथवा या का लोप होता है। मतलब जैसे माता पिता का हमने मतलब समास विग्रह किया तो माता पिता यानी माता और पिता, राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण यानी राम और कृष्ण। तो देखिए बीच में आप मतलब अधिकांशतः केसेस में और ही बीच में आपको दिखाई देगा, कुछ कुछ केसेस में या दिखाई देगा। चलिए इसको आगे हम बेहद डिटेल में और पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ आपको द्वंद्व समास का एक मतलब झलक आपको यहाँ प्रस्तुत हो गया होगा और आपको धीरे धीरे मालूम चल रहा होगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। यहाँ मैं बिल्कुल इधर पीछे इसके डिटेल में आता हूँ, इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसके पहचानने की थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। इसके मतलब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो इसके पहचानने की निम्न दो मतलब ट्रिक है। सबसे पहला कि समास विग्रह करके, मतलब जो भी शब्द दिया होगा उसका हम लोग समास विग्रह कर दे, और समास विग्रह करेंगे तो मतलब शब्द के बीच में आपका कि तो और आएगा या फिर या आएगा, ठीक है। ये दो आपके शब्द आएंगे। जैसे हम लोग का माता पिता था तो उसका समास विग्रह करने पे माता और पिता यानी बीच में और आ रहा था। तो ये तो एक हो गया कि समास विग्रह करके हम पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या तरीका है कि इनके मतलब जो समासिक पद होते हैं उनके बीच ये ऐसा चिन्ह मतलब इसको हाइफन मतलब हम बोल सकते हैं लगा होता है। जैसे हमने यहाँ मतलब पीछे देखा, अभी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ देखो यहाँ पे माता पिता राम लक्ष्मण। अब देखो यहाँ कहो कि यहाँ कहाँ हाइफन लगा है, तो चलिए उसका भी अभी हम देखते हैं। यहाँ हाइफन नहीं लगा है तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच ये मतलब हाइफन चिन्ह नहीं लगा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, हम लोग के द्वंद्व समास होते हैं, क्लियर है। लेकिन मतलब कैसे पहचानेंगे कि हम द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे जैसे राम कृष्ण आ गया, ठीक है। एक तो पहचानने की ट्रिक है कि इसके बीच ये मतलब ऐसा चिन्ह है तो हम सीधे पहचान जाएंगे कि वो क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन रामकृष्ण इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो अब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करेंगे तो रामकृष्ण यानी राम और कृष्ण, तो देखिए बीच में और आ गया तो इस चीज से हम पहचान लेंगे। तो सिंपल, तो इसके पहचानने के दो तरीके हो गए, क्लियर। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे नोट 2 में लिखा है, ये नोट फर्स्ट था, ये नोट 2 है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें हाइफन चिन्ह लगा होता है पर वे द्वंद्व समास नहीं होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी देखो अगर आप मतलब इतना केवल अभी मतलब ये नोट आप नहीं भी पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये मैं काफी डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना आपका डीप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट हो तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना डीप आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछने को मतलब देखने को मिलता है, या फिर आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें देखने को मिलता है। तो देखो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें चिन्ह मतलब ये जो हाइफन वाला चिन्ह लगा होता है पर मतलब फिर भी वे मतलब समास जो ये मतलब यहाँ देखिए द्वंद्व समास यहाँ लिखा है, द्वंद्व समास नहीं होते हैं। तो वो
कौन कौन से शब्द है कुछ हमें बता दो। तो यहाँ चलिए कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, उसके माध्यम से मैं आपको नीचे एकदम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें बता देता हूँ। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, सबसे पहले जैसे देश विदेश, यहाँ हाइफन लगा है, सीधे हम बोल सकते हैं कि मतलब यह क्या है, हम लोग का द्वंद्व समास है। लेकिन इसका थोड़ा हम लोग वो भी कर लेते हैं क्या, समास विग्रह। तो देश और विदेश, देश विदेश मीन्स देश और विदेश, तो यहाँ से भी पहचाना जा सकता है यह। ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं मोबाइल को बंद कर लेता हूँ यार, नहीं तो मैसेज आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, मैं मोबाइल के लिए चलो यहाँ पे ठीक है। तो देश विदेश, तो देश और विदेश, तो ये सीधे द्वंद्व समास। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, ठीक है, हम लोग का द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नदी नाले, नदी और नाले, ठीक है, यहां से भी पहचान सकते हो। हार जीत, हार या जीत, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मतलब ये तो नॉर्मल उदाहरण हो गया। अब देखिए जो हमने नोट फर्स्ट देखा था कि इनमें मतलब इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच ये मतलब हाइफन वाला चिन्ह नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लगा है ना, मतलब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बीच नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी वे द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, जैसे भीमा अर्जुन यानी भीम और अर्जुन, यहाँ समास विग्रह कर हमने पहचान लिया। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, शुभ शुभ, शुभ और अशुभ। ठीक है, तो इस चीज से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, इसको द्वंद्व समास भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे आपको। अब चलिए हम लोग नोट 2 देख लेते हैं कि मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हाइफन लगा होता है फिर भी वे हम लोग के द्वंद्व समास नहीं होते, जैसे वन मानुष है। तो देखो सबसे इसका अच्छा तरीका है कि आप मतलब समास विग्रह कर पहचानो। तो देखो वन मानुष, तो वन में निवास करने वाला मानुष, इसका आपका समास विग्रह होगा। पुरुष रत्न, पुरुष में जो है रत्न, ठीक है, यानी पुरुष के रूप में रत्न। तो इस प्रकार देखिए इसमें आप समास विग्रह में कहीं भी और या फिर या नहीं आ रहा है, तो फिर तो ये तो आपका नहीं हुआ आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो फिर अब आपको कि ये कौन सा समास हुआ, तो भाई ये कर्मधारय समास इसमें है। अब कैसे है चलिए इसको आगे अभी हम जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं द्वंद्व समास आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, देश विदेश, पाप पुण्य, उत्तर दक्षिण, ऐसा ही मतलब आपके आएगा और ये सीधे सीधे आपको पहचानने वाला आ जाएगा। मतलब मैं 10th 12th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला समास देख लेते हैं भैया। इसके बाद हम लोग का इस पेज को मैं साइड में कर लेता हूँ। द्वंद्व समास के बाद हम लोग का सेकेंड आ जाता है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, जिस समास का समास विग्रह करने पर संख्या का बोध हो। ओके, यानी जिसमें संख्या मतलब संख्या आए। अब देखिए यहाँ पे सीधे मैंने इसके बाद तीसरा लिख दिया बहुब्रीहि समास, जिस समास का समास विग्रह करने पर संख्या का बोध हो। अब देखो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, इसमें भी संख्या का बोध, इसमें भी संख्या का बोध। ठीक है, लेकिन कैसे हम पहचाने कि वो द्विगु है कि बहुब्रीहि है, चलिए अभी उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें आपको संख्या के अलावा एक और चीज भी देखने को मिल जाएगा, कुछ उसका मतलब निकले। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं इसका भी मतलब समझा देता हूँ। जैसे देखिए उदाहरण है एक, तो उदाहरण में देखिए शताब्दी है, शताब्दी मीन्स 100 वर्षों का समूह या समय। ठीक है, चौराहा 4 राहों का समूह अथवा समाहार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। इन दोनों में तो यही बोध हो रहा है, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह यानी 100 वर्षों का समय, चौराहा यानी 4 राहों का समूह जहाँ 4 राहें मिल रही है, यानी दोनों इस शब्द में संख्या का बोध हो रहा है इसका समास विग्रह करने पर या यहाँ समासिक पद भी देखने पे। ठीक है, इसको देखो, इसको हम समासिक पद बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं समास विग्रह। तो यहाँ फिर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि अब भाई ये द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दोनों में तो संख्या का ही बोध यहाँ पे आपने लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ। अगर केवल यहाँ देखिए संख्या का बोध हो, ठीक है, तो वहां आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, केवल संख्या का बोध हो तो वहां द्विगु समास होगा। लेकिन अगर संख्या के बोध के साथ साथ उसका कुछ अर्थ भी निकले तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र है, ठीक है, तो त्रिनेत्र में यानी 3 नेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3, यहाँ संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन इसका देखिए 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र हम किन को बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नेत्र है जिसके या जिनके, अर्थात शिव। तो यहाँ पे देखिए एक तीसरा मतलब इसका एक मतलब भी मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब निकल रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या कि यह बहुब्रीहि समास है, न कि द्विगु समास है।
क्लियर है। लेकिन मैं कहूँ कि ये त्रिनेत्र जो होता है यह बहुब्रीही होता है और द्विगु भी होता है। तो एक बार और फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे ये त्रिनेत्र जो होता है द्विगु भी होता है और बहुब्रीही भी होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं चक्रधर जो है इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए चक्रधर यानी चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। देख रहे हैं यहाँ मतलब एक मतलब इसका एक मतलब भी निकल रहा है, जो हम समासिक मतलब ये पद इसका विग्रह कर रहे हैं तो एक इसका अंत में मतलब भी निकल रहा है। तो ऐसे जिसमें मतलब ऐसे निकले ना वो समझिए कि वो समास आपका हमेशा बहुब्रीही समास होता है। अब देखो जैसे चौराहा है तो चार राहों का समूह, इसके आगे आपका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो इसमें तो केवल संख्या ही निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तो आपका सीधे सीधे द्विगु हो गया, लेकिन बहुब्रीही मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब एक अलग सा और अर्थ भी यहाँ पे निकलता है। जैसे चक्र धारण करने वाला, जब चक्र है तो चक्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, या त्रिनेत्र है तो तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। तो यहाँ पे देखिए एक अर्थ भी अलग से निकल है, तो यहाँ बहुब्रीही होता है। तो यही होता है अंतर आपका द्विगु समास में और बहुब्रीही समास में। लेकिन आपने कहा कि त्रिनेत्र में आपका बहुब्रीही भी होता है द्विगु भी होता है, तो ये कैसे होता है? तो चलिए इसको भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख रखा है कि त्रिनेत्र में निम्न दोनों समास होते हैं, मतलब ये ऊपर जो बहुब्रीही समास है और द्विगु समास है दोनों होते हैं। कैसे होते हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे अगर त्रिनेत्र यहाँ पे और यहाँ पे त्रिनेत्र, मैं दो जगह ले लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी चीजें डिपेंड करती हैं मतलब इसका समास विग्रह हम कैसे करते हैं, मतलब समास विग्रह पे। त्रिनेत्र यानी तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला, इसी पे मैं छोड़ देता हूं। और त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। ठीक है, तो यहां पे देखिए इन दोनों चीजों में काफी अंतर है। एक मिनट में इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों में काफी अंतर है। तीन नेत्रों वाला देखिए यहाँ पे केवल संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। एक दूसरा मतलब इसका मतलब एक मतलब भी यहाँ पे निकल रहा है इसका, जो हम समास विग्रह कर रहे हैं। तो इस त्रिनेत्र में आप लोग बोल सकते हो कि द्विगु समास है, द्विगु समास है। लेकिन इसमें आप लोग का बहुब्रीही समास है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है और इसमें द्विगु समास भी रहे बहुब्रीही समास रहे, तो इसमें तो भाई हमें समास विग्रह करना नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कैसे हम इन दोनों में से मतलब छाटेंगे कि कौन द्विगु समास है और कौन बहुब्रीही समास है? ठीक है, तो फिर तो ये दिक्कत हो जाती है ना, बड़ी बहुत मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो। ठीक है, तो देखो आप हमेशा त्रिनेत्र, देखो यहाँ पे त्रिनेत्र सीधे आप जानते हो कि त्रिनेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सीधे जानते हो कि शिव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा बहुब्रीही ऐसे मतलब शब्द को हमेशा आप बहुब्रीही समास को प्रिफेयर करना। अब देखो यहाँ पे एक और जैसे चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज यानी चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात वो ये विष्णु के लिए यूज शब्द होता है। लेकिन सामान्यतः चतुर्भुज को लोग तो यही समझते हैं ना कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो उसको हमेशा द्विगु समास में रख लेते हैं, यही गलती करते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है, बहुब्रीही समास होता है, क्योंकि चतुर्भुज यानी किसके लिए यूज होता है, ये विष्णु के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आप अगर ये शब्द मतलब यहाँ पे रहे और दोनों उसमें द्विगु समास और बहुब्रीही दोनों समास रहे, तो आप हमेशा बहुब्रीही को ही प्रिफेयर देना चतुर्भुज या फिर त्रिनेत्र के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये चीज मतलब ये वाला काफी मतलब टफ क्वेश्चन है चतुर्भुज वाला, ये शायद यूपी पुलिस के एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर चतुर्भुज आए और मतलब ऑप्शन में द्विगु समास और बहुब्रीही दोनों रहे तो आप बहुब्रीही पे मारना। ठीक है, क्योंकि इसके लिए यही परफेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए ये 80% सही है तो ये 90% या 100% सही होगा, मतलब इससे ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब
द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में मेनतः अंतर क्या है। बाकी देखिए आपके एग्जाम में ना मतलब कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे कि निम्न का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए, और कई थे आपको मतलब दे देगा ऑप्शन कई से समास का नाम, ठीक है। तो मान लीजिए उसी में त्रिनेत्र है, ठीक है, तो आप त्रिनेत्र का सबसे पहले ऐसे लिखिएगा कि समास विग्रह। तो अब समास विग्रह इसका, अब समास विग्रह कर दीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, और उसके आगे लिखिएगा तीन नेत्रों वाला। तो अब ये तीन नेत्रों वाला अगर लिखेंगे तो समास का नाम, और उसमें लिखिएगा, अब केवल ये आप विग्रह किए तो भाई वो तो द्विगु समास का मतलब है, तो द्विगु समास। अगर त्रिनेत्र यहाँ लिखकर अगर ये आपने किया कि तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ आपको बहुब्रीहि लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुब्रीहि को मतलब प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो देखो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ, शायद आपको कहीं ये पढ़ने को ना मिले। अभी और भी आगे देखते जाइए, एकदम मज़ा आने वाला है। और कहीं अभी आपको ना, अभी हमने द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में रिलेशन देखा, अभी हम लोग कर्मधारय और बहुब्रीहि में भी रिलेशन आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का दो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और एक हमने अभी यहाँ साइड में ये पीछे पढ़ा था, ठीक है, कौन सा, द्वंद्व समास। तो मैं आशा करता हूँ तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक बार मैं और दोहराता हूँ, द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें देखिए आपका क्या आता है, जिसमें आपका बीच में ये हाइफन वाले चिन्ह आते हैं, ये हाइफन वाले चिन्ह आते हैं, या जिसका आप समास विग्रह करते हो तो बीच में और अथवा या मतलब शब्द का लोप होता है, सिंपल, बस ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये सेकंड पढ़ा कि द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, मतलब जो संख्या का बोध कराए सीधे सीधे, जैसे चौराहा यानी चार राहों का समूह, ठीक है। उसके अलावा त्रिनेत्र यानी तीन नेत्रों वाला, ठीक है। लेकिन वह आप कह दोगे कि तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वो आपका किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि में, यानी जिसकी मतलब जिससे संख्या की बोध हो और तीसरा अर्थ भी निकले, ठीक है। और बाकी कुछ स्वतंत्र शब्द भी होते हैं इसमें, जैसे चक्रधर हो गया, ठीक है। तो चक्रधर में ये केवल मतलब बहुब्रीहि समास है, ना कि इसको आप ले लेना कि द्विगु समास, क्योंकि चक्रधर से तो कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। चक्र धारण करने वाला अर्थात शिव, तो यहाँ केवल बहुब्रीहि समास है, चक्रधर में कोई मतलब नहीं है द्विगु समास में इसको ले जाने से, ठीक है। तो ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे इधर हम लोग कर्मधारय समास पढ़ते हैं। हम लोग का ये चौथा है, हाँ बिल्कुल चौथा है कर्मधारय समास। देखिए इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, विशेषण और विशेष्य का मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं किसी चीज़ की विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है, यानी किसी, जैसे यहाँ पे नील कमल यानी नीला कमल, तो देखिए कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। तो इसमें एक शब्द, एक मिनट यार, ये एक मिनट, ओके। देखिए नीला कमल यहाँ पे बताया, नील कमल का मतलब समास विग्रह आप करोगे तो नीला कमल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है। तो यहाँ एक शब्द क्या है, विशेषण है, और एक विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ ये मतलब जो कमल है ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और ये नीला क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये मतलब ये विशेषता बता रहे हैं कमल की, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे मतलब आपको हमेशा मिलेगा कर्मधारय समास के उदाहरण की एक शब्द विशेषण होगा, एक शब्द विशेष्य होगा, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। जैसे नील गगन यानी नीला गगन, यहाँ पे गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख, यहाँ पे मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्र यानी चंद्रमा जैसा है। वन मानुष या वन में निवास करने वाला मानुष यानी वही मनुष्य, तो यहाँ मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि किस कहाँ रहने वाला, वन में रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ इस चीज का मतलब समझ गए। अब आप देखो इसी चीज से आप पहचान जाओगे, ठीक है, मतलब इसी चीज से आपको इसको पहचानना भी है कर्मधारय समास को, कि मतलब किस शब्द में कर्मधारय समास है, उसका आप समास विग्रह करोगे और उसमें देखो कि एक मतलब कि एक चीज एक की विशेषता बता रही है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे आप लोग कहोगे कि मतलब तब तो हम लोग मतलब क्या होता है कि उसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूज होंगे। तो चलिए इसका भी मैंने नीचे ये हाँ उपाय ले लिया है, सब यहाँ पे एक बार मैं दोहरा देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ आप ऐसे समझ जाना, ठीक है।
ऐसे आप लोग समझ जाना सारी चीज़ें कि मतलब कहाँ मतलब कर्मधारय समास है। आप इसका मतलब ऐसे आप समास विग्रह करोगे तो उसमें से हो सकता है एक शब्द दूसरे शब्द की विशेष, हो सकता है नहीं होगा ही, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। बाकी चलिए नीचे और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि में अभी अंतर समझाऊंगा। तो बाकी हम लोग एक बार और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ तो दोहरा देता हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके बीच में ये ऐसे हाइफन वाला होता है और जिसका समास विग्रह करने पर बीच में और अथवा या आए, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? जिससे हमें संख्या का बोध हो, जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, ठीक है। लेकिन वही जैसे अगर त्रिनेत्र हमने बोला, यहाँ पे हम तीसरा एक मतलब इसका निकालते हैं, जैसे तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव, तो वो क्या हो जाता है? वो हम लोग का बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। अब यही चतुर्भुज हम बोल दे कि चार भुजा वाला या चार भुजाओं का समूह, तो वो द्विगु समास में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव का कंठ नीला होता है क्योंकि उन्होंने जहर पिया था, ये सब आप जानते होंगे। अब देखो यहाँ पे भी मैंने कर्मधारय समास में नीलकंठ लिखा है। नीलकंठ का आप केवल मतलब ऐसे भी लिख सकते हो अलग कर कर, ठीक है। तो फिर भाई मतलब ये तो दिक्कत हुआ ना, नीलकंठ को आप इसका समासिक विग्रह कर सकते हो नीलाकंठ, क्योंकि नीलकंठ का मतलब ये है कि जिसका कंठ नीला है, तो नीलाकंठ इसका आपने समास विग्रह कर दिया। तो ये तो भाई बहुब्रीहि समास में भी है और कर्मधारय समास में भी है। तो देखो इसमें अंतर क्या है कि देखो यहाँ पे नीलकंठ या नीला, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ठीक है, यहाँ पे एक अलग सा अर्थ निकल रहा है। और इसमें देखो नीलकंठ यानी नीला कंठ, यानी कंठ की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, वह नीला है। तो हमने तो कर्मधारय समास में अभी ऊपर देखा कि इसमें एक शब्द विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए इन दोनों में अंतर, बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय में। अब देखो पिछले क्वेश्चन की भांति अगर यहाँ पिछले क्वेश्चन की भांति यहाँ पे अगर त्रिनेत्र के जगह वही नीलकंठ आ जाए, नीलकंठ, तो आप लोग क्या करोगे? अब उसमें अब बताओ, मतलब द्विगु समास का तो नीलकंठ में कोई मतलब नहीं है, द्वंद्व समास का कोई मतलब नहीं है, उसमें अब कर्मधारय समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा? तो भाई नीलकंठ है। तो देखो पार्टिकुलरली नीलकंठ जो शब्द होता है वो शिव के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और मतलब ऐसे शब्दों में जहाँ मतलब दोनों में झगड़ा हो कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है, तो वहाँ समझिए कि हमेशा बहुब्रीहि भाई बलवान होता है, वही जीतता है। तो यहाँ आप हमेशा बहुब्रीहि ट्रिक लगाओगे। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इसको तो पकड़ लेंगे बहुत सारे लड़के, लेकिन ये चतुर्भुज वाला क्वेश्चन अगर यहीं पे मतलब चतुर्भुज आ जाए, चतुर्भुज में कौन सा समास है, मैं आशा मतलब करता हूँ कि 80 से 90% लड़के ना वो आपका, ठीक है, वो आपका, ठीक है, किसमें मतलब जब आ जाता है आप लोग का चतुर्भुज, तो वो आपका कौन सा समास मारते हैं, तो वो संख्या मतलब गिनते हैं कि भाई मतलब 4 है, तो मतलब भाई चतुर्भुज का मतलब तो 4 ही, वह 4 भुजा वाला। तो सब लोग किसको प्रिपेयर करते हैं? द्विगु समास को प्रिपेयर करते हैं। तो फिर भैया ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाती है और इसका असली तो आएगा इस पे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। चलो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, इधर मैं आता हूँ। हमने 4 ठे पढ़ लिया, हमने 4 चीज़ें हमने पढ़ लिया। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है। इसको पहचानने का मेन तरीका बीच में हाइफन रहेगा और या फिर या रहेगा बीच में। या इसमें द्विगु समास में संख्या का ऐसे बोध होगा, लेकिन कोई दूसरा अर्थ इसका नहीं मतलब नहीं निकलेगा। बहुब्रीहि में संख्या का बोध हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक अलग सा अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसका मतलब एक स्वतंत्र, मतलब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये संख्या वाले और एक बाकी एक स्वतंत्र होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब ये नीलकंठ को आप कहीं मतलब इसको इसमें रिलेट मत कर देना, ठीक है, ये स्वतंत्र एक अलग होता है। मतलब बहुब्रीहि समास में आपको 2 प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे, एक संख्या वाले और एक ऐसे नॉर्मल। क्लियर? लेकिन यहाँ नॉर्मल में भी ये जो नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, लेकिन यहाँ पे भी कर्मधारय में आप देख रहे हो कि नीलकंठ है, तो इसका आप समास विग्रह केवल इसका नीला कंठ, मतलब यहाँ देख कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है, तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ कर्मधारय समास होगा। लेकिन यहाँ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ ये चारों के चारों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए जो अगला समास है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके इस बगल है, नहीं इस पर है। चलिए 1 मिनट मैं इसको थोड़ा साइड रख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग
अव्ययी भाव समास पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में मेन था ये, एक मिनट, ये कहाँ गया, आपके बोर्ड एग्जाम में ना मतलब केवल ये आपका कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इन्हीं चारों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये आपके अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास से नहीं पूछा जाता है। और इस बार तो अगर हम मेनली बात कर रहा हूँ 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो अदर बोर्ड नहीं, मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ ना, तो उसमें आप लोग का ये कर्मधारय को और बहुब्रीहि को हटा दिए गए, केवल द्विगु और द्वंद्व मतलब ये दो मतलब आपके शायद रखे गए हैं। ठीक है, बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप थोड़ा देख लेना जो आप लोग का सिलेबस कम हुआ है उसमें। ठीक है, शायद यही दो हैं। तो मैंने शुरू में इसीलिए बोला कि ये आप दो केवल पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा मतलब देख लेना। बाकी आप अगर अभी तक पढ़े हो तो अच्छी बात है, आप पूरा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो अव्ययी भाव समास क्या होता है, ठीक है, कि इसमें देखो, इसमें मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। इसमें ना सामान्यतः मतलब अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है, अव्ययी शब्द कहने का मतलब अव्ययी शब्द वे शब्द होते हैं, आप पढ़े होंगे अव्यय के बारे में, जिस पर मतलब लिंग, वचन, जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे आजन्म है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात है ना, आप देखिएगा सबसे मतलब उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे ना, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, जैसे जैसे परिवार है, परिवार, तो देखिए वार से पहले परि लगा है, तो ये परि क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप प्रत्यय पढ़े होंगे, ये भी अगर बोर्ड एग्जाम के आप स्टूडेंट तो आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना होता है, तो आप पढ़े होंगे उपसर्ग। अगर नहीं पढ़े तो मैंने आपको ये उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा दिया है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये आता है, तो चैनल पे आप जाकर देख लीजिएगा। तो देखो इसमें हमेशा ये आगे देखोगे ये उपसर्ग टाइप का लगा रहेगा, आजन, जन्म भर, यहाँ देखो आजन, बेकाम तो बे, यहाँ पे देखिए बेलगाम, देखिए यहाँ पे बे, प्रतिदिन तो देखिए यहाँ पे प्रति, अनजाने तो अन, प्रतिमा तो यहाँ प्रति, देख रहे हो आगे मतलब जिसमें आपका ऐसा आ गया उपसर्ग टाइप का, तो समझिए सीधे सीधे कि उसमें अव्ययी भाव समास होगा। सिंपल है इसका पहचानने का तरीका। ठीक है, बाकी इसका समास विग्रह देख लेते हैं। तो आजन्म का, जन्म भर, बेकाम यानी बिना काम के, बेलगाम मतलब बिना लगाम के, कहते हैं ना कि यार तुम्हारा लड़का बिना बेलगाम हो गया है क्या एकदम, हाँ, तो बेलगाम मतलब वही बिना लगाम के हो गया है। ठीक है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, या दिन दिन भी इसका कह सकते हो। अनजाने यानी बिना जाने, ठीक है, मतलब ऐसा कहते हो ना कि यार मैंने अनजाने में ये कार्य कर दिया, मतलब बिना जाने हुए। ठीक है, प्रतिमाह यानी प्रत्येक माह, काम खत्म, ये अव्ययी भाव समास का। अब चलो यहाँ पे थोड़ा तत्पुरुष समास, बहुत बहुत ये खतरनाक वाला चीज है तत्पुरुष समास। और ये खासकर ये मतलब बोर्ड एग्जाम में तो नहीं ये पूछा जाता है इससे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के फिर 6 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, और ये 6 के 6 प्रकार कारक के आधार पे, जैसे आप लोग हिंदी में कारक पढ़े होंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, जिसमें होता है कर्ता, जिसमें इसमें कर्ता को छोड़ देता है, कर्म पे आ जाता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, और अंत में आपका संबोधन आ जाता है। तो 2, एक लास्ट वाला एक शुरू वाला छोड़ देता है, और बाकी 6 को लेकर, ठीक है, और इसी के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 प्रकार बना देता है। जैसे कर्म है यहाँ पे तो कर्म तत्पुरुष समास, और ये करण है तो करण तत्पुरुष समास, ये संप्रदान है तो संप्रदान तत्पुरुष समास, और ये अपदान है तो अपदान तत्पुरुष समास। उसके बाद ये संबंध है तो संबंध तत्पुरुष समास, और अधिकरण है तो अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार बना देता है, और इन 6 प्रकार को आपको अलग अलग पढ़ना होता है बिल्कुल। लेकिन चलिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको सीधे मतलब पढ़ाता हूँ, आपको सीधे डिटेल में बताता हूँ। देखिए जैसे कर्म का मतलब कर्म तत्पुरुष समास होगा, उसमें मतलब बीच में अगर समास विग्रह करते हो तो को आएगा। जैसे देखो चित्रकार है तो चित्र को बनाने वाला, देखिए चित्रकार का समास विग्रह क्या होगा, चित्र को बनाने वाला, बीच में को आ रहा है। मूर्तिकार यानी मूर्ति को बनाने वाला, देखिए बीच में ये जो इसका कारक चिन्ह है ना, मतलब उसका ये यहाँ पे समास विग्रह करने पे बीच में आएगा। तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है, कर्ण का से या फिर द्वारा होता है, संप्रदान का को अथवा के लिए होता है, अपदान का से होता है, संबंध का की के होता है, ठीक है, और अधिकरण का में पर होता है। तो ये जितने भी इसमें मतलब आप एक तरह से मतलब अगर समास विग्रह अगर तत्पुरुष समास है तो उसका अगर विग्रह करते हो तो उसमें को आएगा, से आएगा अथवा द्वारा आएगा, को आएगा, के लिए आएगा, से आएगा, का की के आएगा, या फिर में आएगा, या फिर पर आएगा। जैसे इसमें कोई भी शब्द मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। पहला शब्द आपका कर्म तत्पुरुष का मतलब प्रकार है, मतलब उदाहरण है, ठीक है। दूसरा ये जो है वो कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। जो ये तीसरा उदाहरण है वो इस तीसरे का संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार ये मतलब लगातार इस 6 के ये 6 उदाहरण हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख सकते हो। बाकी चलिए मैं एक एक को बता देता हूँ। जैसे चित्रकार, तो चित्र को बनाने वाला, कलापूर्ण
यहाँ पे है तो कला से परिपूर्ण या कला द्वारा परिपूर्ण। डाकघर, डाकघर यानी मतलब डाक को रखने का घर एक तरह से बोल सकते हैं। गौशाला यानी गाय को रखने का घर। विद्यालय मतलब विद्या का घर एक तरह से, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे भी आप मतलब ये समास विग्रह कर सकते हैं। विग्रह करने पे आप देखो कि बीच में ये मतलब ये जो कारक चिन्ह हैं ये सब आएंगे, तो उसमें आप सीधे से समझ जाना कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा ये समास के 6 प्रकार एकदम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में, जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है। ये शायद वीडियो मुझे लगता है 35 मिनट की ना, हाँ 35 मिनट की ये वीडियो हुई है। मज़ा आ गया मुझे पढ़ा मतलब इस वीडियो को शूट करते समय। मैं आशा करता हूँ अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है। बाकी यार चलो इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और देखो यार ये मैंने वीडियो ना एक लड़के के सजेशन पे बनाया था, एक लड़के ने कमेंट किया था उसके सजेशन पे बनाया था, ठीक है। तो आप भी सजेशन करो मतलब कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मुझे लगे कहाँ ये वैलिड टॉपिक लड़का बता रहा है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत सारे चैनल पे इस प्रकार की वीडियो मैं डालता रहूँगा और बहुत सारी वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए थैंक यू।